हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिकल आई का महामैराथन चल रहा है, जो कि महामैराथन बहुत पहले से चल रहा है। लगभग 1 मंथ से महामैराथन चल रहा है। तो उसमें लगभग जो कि स्टैटिक जीके को लेकर भी चल रहे थे, और सेट जो होता है, जो कि ज्ञान और मोक्ष की धरती पर जो कि इलेक्ट्रिकल आई है, वहाँ पर सेट भी प्रैक्टिस होता है ऑफलाइन। तो वहाँ पर सेट प्रैक्टिस ऑफलाइन होता है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन सेट मारना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर के वहाँ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़ सकते हैं हमसे और अपना जो कि ऑनलाइन सेट मार सकते हैं। और जो कि है, जो नंबर आएगा आपका, उसको कम्युनिटी लाइन डेली दिया जाता है, कम्युनिटी दिया जाता है। तो उसमें आप अपना नंबर बता सकते हैं, साथ में जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन होगा उसको ले लगा सकते हैं। उसका यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाता है ऑनलाइन। इसके बाद जो कि वॉल्यूम 2 का जितना भी था, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर जितना, और कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा का मतलब कि थ्योरी के साथ-साथ क्वेश्चन को लेकर के सॉल्यूशन किया जा रहा था। तो आप सब जुड़िए, और महामैराथन में बहुत सारा वीडियो अपलोड है, तो आप उसको देख कर के अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो और न्यू स्टूडेंट हो आ रहे होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा कम से कम। तो चलिए, आज का जो कि सेट का सॉल्यूशन है उसको शुरू करते हैं। जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट का आया है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आपको भी अगर इसमें सॉल्यूशन देखना होगा तो आप पहले सॉल्व कीजिएगा, और साथ में अपना जो कि होगा उसको कमेंट में आंसर बताते रहिएगा जो क्वेश्चन को सही होता है। तो चलिए, आज का जो कि कन्फ्यूजन है उसको देखते हैं, क्या-क्या कन्फ्यूजन आया था क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 ही कन्फ्यूजन था लड़कन का। कह रहा है, एंड द एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट वी यूजुअली, जो ट्रांजिस्टर सर्किट होता है उसमें क्या हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होता है नॉर्टन थ्योरम का, जैसे कि जो कि ट्रांजिस्टर होता है इस तरह से। तो इसमें हम लोग जो कि करंट का एनालिसिस करते हैं, करंट का एनालिसिस करते हैं, इसलिए नॉर्टन थ्योरम पर हो जाएगा। जितना भी ट्रांजिस्टर सर्किट क्या हो जाएगा, नॉर्टन थ्योरम पर हो जाएगा। बस यहाँ पर एक आता है कि बाइसिंग में, रेजिस्टेंस बाइसिंग में होता है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में यहाँ पर थेवेनिन सर्किट का लगा करके बाइसिंग किया जाता है। तो बस यहाँ, और बाकी सब में नॉर्टन थ्योरम लगाया जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वेश्चन को बहुत स्टूडेंट का गलत हुआ है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, आइडेंटिकल हीट ऑफ ईच मार्क इज, हीटर है जो कि जिसका कितना है 2000 वाट का दिया गया है, 250 वोल्ट है। आर पैरेलल इन सीरीज, क्या है, दो गो है और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है 250 वोल्ट सप्लाई से। तो सप्लाई दियर कंबाइंड रेट ऑफ हीट क्या होगा, हीटिंग का मान कितना होगा, तो उसको देखने के लिए बता रहा है। तो एच बराबर फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर ही होता है हीट का। टाइम लगा देंगे तो एनर्जी बता देगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो बोल रहा था, कह रहा था कि आइडेंटिकल हीटर है। आइडेंटिकल हीटर मतलब कि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। तो पहले हम लोग जो है सो रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे, पहले रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे, उसके बाद हीट बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है यहाँ पे। तो आर बराबर जो फार्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। तो पावर कितना दिया गया है, 2000 वाट दोनों का है, वोल्टेज 250 यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहे हैं। यहाँ 250 गुने 250 अपॉन जो कि 1000 है। तो एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, और कितना हो जाएगा, 25 25 625। तो 62.5 हो जाएगा। कितना रेजिस्टेंस का मान 62.5 हो गया, 62.5 हो गया रेजिस्टेंस का मान। ठीक है, तो इसको फिर आगे देखते हैं। करंट, रेजिस्टेंस का मान आ गया और इसमें करंट कितना है उसको निकाल लेते हैं। करंट भी निकल जाएगा यहाँ से। करंट निकालने के लिए V बराबर आई आर होता है, तो सीधा रेजिस्टेंस आपका आ गया है। P बराबर वी आई होता है, P बराबर वी आई भी होता है। पावर दिया गया है कितना, 2000 वाट, और V दिया गया है 250 गुने आई हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 2000 को, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 2000 200 बटा 25 हो जाएगा, 25 चौके 100,
मतलब करंट का मान जो कि आ गया यहाँ पर 8 एम्पियर आ गया, करंट हो गया जो कि 8 एम्पियर आ गया। तो अब हीट बराबर फॉर्मूला पर लगा देंगे, H बराबर आई स्क्वायर आर। तो आई का मान 8×8 = 64 लगा देते हैं सीधा, 8×8 = 64 और आर का मान कितना है 62.5 और गुना 2 हो जाएगा क्योंकि 2 गो था। तो टोटल को गुना करके लाइएगा तो रेजिस्टेंस का मान जो कि टोटल आ जाता है 4000 के आसपास, 1000 आ जाएगा। गुना करके देख लेते हैं आपको सामने ही। यहाँ पे देखिए कितना कितना दिया गया है, 64 गुना 62.5 गुना 2, लगभग 8000 आ जा रहा है। कहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा करंट ही गलत तरीका से निकाल देगा। तो करंट बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीधे। वोल्टेज 250 दिया गया है और रेजिस्टेंस जो कि कितना आया, रेजिस्टेंस आ गया है लगभग कि 125 के आसपास आ जाता है। 62 जोड़ते हैं, 62.5 तो 5 5 दीजिए हाथ में, एक दो दो नी 4 1 5 और 6 6 12, तो 125 के आसपास हो गया। 25 25 125 और 25 से कम 25 10, 5 दूना 10, जो कि करंट कितना आ गया, वो है 2 एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर आ गया। देखिए हम फिर से इसको देखते हैं कि पहले दिया गया है कितना, 2 को हीटर दिया गया है, दोनों का पावर कितना हो जाएगा, पावर देखिए यहाँ पे जो कि दिया गया है इसमें क्या है, रेजिस्टेंस पर पावर दिया गया है कितना, 2000 वाट है। ऐसा ऐसा क्या है, दो गो है, ठीक है। इसके बाद जो कि वोल्टेज दिया गया है 250 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो पी आर बराबर वोल्टेज का स्क्वायर 250 गुना 250 अपॉन जो होगा 2000। तो यहाँ पर काटेंगे 250 से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे कितना है, 25 25 है 625 हो जाएगा ना, 625 और बटा 20 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 बटा जो कि 20 है। तो काटेंगे यहाँ पर 5 के 20 और 25, 125 बचे 625, यानी कि रेजिस्टेंस का मान जो कि आ गया 125 अपॉन 4 आ गया, ठीक है। एक का तो ऐसे ऐसे क्या है, रेजिस्टेंस दो गो है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक और हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो इसमें रेजिस्टेंस का मान जोड़ देंगे 125, तो दुगना कर देंगे सीधा, दुगना कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 125। अब इसमें करंट निकालेंगे, करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज दिया गया है कितना 250 और रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 125 आ रहा है। 125 दूना 250 हो जाता है, करंट 2 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर करंट आएगा। उसके बाद क्या है, आई स्क्वायर आर लगाएंगे सीधा, आई स्क्वायर आर लगाएंगे, आई स्क्वायर आर हीट होगा तो आई का मान 4 हो जाएगा गुना रेजिस्टेंस का मान, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया था, दुगना कर दिए थे तो 125 आ गया था। तो 5 भी जीरो हाथ में, 2 4 दूनी 8, 2 हाथ में 4 दूनी 8, 10 जीरो हाथ में एक, 500 के आसपास आ जा रहा है। कुछ गलत है क्वेश्चन में हमको लगता है, यहाँ पर दुगना से कैसे कर दे रहा है गुना, 4 एम्पियर करंट ला रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस से इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा गलत इसमें लग रहा है हमको। 4 चौके 16 होता है तो 4 दूना 8 किया है, गलत बनाया गया है। तो क्वेश्चन जो कि आंसर हो जाएगा 500 के आसपास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 125 चौके 5 जीरो हाथ में 2, 4 दूना 8, 10 जीरो हाथ में 1, 4 1 5, इतना के आसपास होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ गलत डाला है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन गलत हुआ है लड़कन का बहुत। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पोटेंशियल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो कि सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर बस याद करना था इसमें जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फार्मूला होता है 9 × 10⁻⁹ गुना
क्या होता है, क्यू अपॉन डी स्क्वायर होता है, क्यू अपॉन जो कि क्या होता है, क्यू अपॉन डी स्क्वायर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो कि सी ऑप्शन सही होगा। चार्ज बराबर फॉर्मूला क्यू वन क्यू टू जो होता है स्क्वायर हो जाता है बटा डी स्क्वायर होता है इंटेंसिटी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि है 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इन द आरएल सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट है, द फेज डिफरेंस बिटवीन फाइव, फेज डिफरेंस 5 दिया गया, अप्लाई वोल्टेज अंडर करेंट विल इंक्रीज इफ, कह रहा है कि जो कि फेज एंगल जो कि है फाई है सो इंक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा। तो कह रहा है आरएल सीरीज सर्किट है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द फाइव अप्लाई वोल्टेज और करंट विल बी इफ इंक्रीज, कब इंक्रीज करेगा। तो आर तो सेम फेज में रहता है, यहाँ पे आर यहाँ तो इसी में रहता है, ये भी हो गया तो यहाँ आर हो जाएगा। और फेज मान लीजिए कि इतना था, 5 फ्लक्स था, अब इसको इंक्रीज कब करेंगे तो इंडक्टेंस होगा, इंडक्टेंस की वजह से इन्हें होगा करंट इस तरह से लैग करेगा। तो अगर एक्सेल का मान बढ़ेगा तो जो होगा डेल का मान इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही कर रहा था, 13 का ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा। फेज एंगल कब बढ़ेगा, जब एक्सेल का मान बढ़ेगा। एक्स एक्सी का यहाँ पर कर्व नहीं किया क्या, आर बोथ बढ़ेगा तो थोड़ी होगा, सिर्फ एक्सेल डिक्रीज होगा तो होगा ही नहीं, तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो बाकी जो होगा एक्सेल जो कि बढ़ेगा तब जा करके फेज एंगल बढ़ेगा। आगे जो कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्हेन पैरेलल एसी सर्किट कनेक्टेड अंडर द ब्रांच, पैरेलल AC circuit connected number of branch, then it convenient to solve the circuit। क्या रहा है, व्हेन द पैरेलल AC सर्किट है कंटेन नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच को यूज करता है, देन इट कन्वेंटेड टू सोल्व द सर्किट, सर्किट को सोल्व कैसे करते हैं। तो ये ऑप्शन दिया गया है, आगे देखते हैं। फेजर, जो कि फेजर लेकर के सोल्व करते हैं। पैरेलल एसी सर्किट होता है तो क्या होता है, फेजर ही लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी जैसे भी लेते हैं तो फेजर इसको बोलते हैं, फेजर लेकर के चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, माइनर गलती सब है। तो देखिए यहाँ पर जो कि क्या है, बी ऑप्शन में कह रहा है कि फेजर अलजेब्रिक होता है, तो अंडर रूट करके जितना भी आंसर निकालते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी करते हैं, इस तरह से एक्सएल माइनस जो कि एक्सी करते हैं, तो ये फेजर ही होता है, फेजर हम लोग निकालते हैं, टोटल जब भी निकालते हैं तो फेजर निकालते हैं। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 भी कंफ्यूजन था बहुत स्टूडेंट का। तो देखिए क्या कह रहा है, सर्किट दिया गया है, इसमें हाँ रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है और एक्सएल आरएलसी सर्किट है और पैरेलल आरएल सर्किट है, ठीक है। पैरेलल आरएल सर्किट है तो कह रहा है कंटेन सो फिगर विल कंज्यूम पावर, पावर कंज्यूम कौन करेगा, तो पावर कंज्यूम तो सिर्फ रेजिस्टेंस करेगा, तो पावर कंज्यूम सिर्फ रेजिस्टेंस ही करता है ना। तो देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जो कह रहा है कि कह रहा है द कंज्यूमिंग द पावर, पावर को कौन कंज्यूम करेगा, तो टोटल जो सर्किट है इसी में कंज्यूम होगा, ये जो क्या होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटर जब इसमें करंट फ्लो होता है तो शॉर्ट सर्किट की तरह या ओपन सर्किट की तरह काम करता है एसी के केस में। कैपेसिटर हमेशा डीसी के केस में वर्क करता है और एसी में क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। इसको तो लेकर चलेंगे ही नहीं, तो टोटल लॉस इसी में होगा। तो यहाँ पहले जेड निकाल लेंगे, अंडर रूट 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। टोटल जेड का मान कितना आ गया, 5 ओम आ गया। अगर 5 ओम यहाँ जेड आ गया तो यहाँ पर क्या निकालना है, कंज्यूम पावर निकालना है ना, तो आई निकालना पड़ेगा। तो आई बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज 100 ओम जा रहा है इसमें और रेजिस्टेंस कितना टोटल हो गया 5, तो 20 एम्पियर करंट हो गया। आई बराबर कितना हो गया, 20 एम्पियर हो गया, 20 एम्पियर करंट हो गया। तो उसके बाद पावर बराबर क्या होगा, पी बराबर वी आई लगा देंगे।
तो 100 गुना 20 जो हो जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल? तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि जब यहाँ बोला है कंज्यूमिंग पावर तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। जब नॉर्मल पावर बोलता है तो वी आई निकालते हैं, अपीरियंट पावर वी आई निकालते हैं, लेकिन यहाँ कंज्यूमिंग पावर बोल रहा है तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, जो कि पावर बराबर, तो आई का मान 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 20 भी सही 400 हो जाएगा। और रेजिस्टेंस में ही कंज्यूम होगा ना, कंज्यूम इंडक्टेंस में नहीं होता है, सिर्फ करंट निकालने के लिए हम लोग शुरू किए थे। तो 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल? 1200 हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा सर्किट का कन्फ्यूजन है जो कि गलत होता है, तो बहुत दिक्कत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो कि है 13 हो गया, 14 भी तो है, 14 हो गया, 15, 16 में देखते हैं। 16 भी क्वेश्चन बताने लायक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि द पावर डिलीवर बाय द थ्री फेज सिस्टम शोन इन द फिगर रूट थ्री वी एल आई कॉस फाई, थ्री फेज में इतना जा रहा है। हियर फाई इज द फेजर डिफरेंस बिटवीन देम, फाई क्या है? फेजर डिफरेंस बिटवीन करंट और वोल्टेज के बीच में दिया गया फेजर डिफरेंस। फिर कह रहा है कि फेजर डिफरेंस ही बताने के लिए बोल रहा है। तो स्टार है ना, स्टार में करंट सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है? लैग वोल्टेज रूट थ्री में होता है। तो स्टार में देखिएगा यहाँ सब इंडक्टेंस है, तो इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं अगर, तो फेजर मान लीजिए कि यहाँ भी है। यहाँ पर देखिएगा क्या ऑप्शन कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा जो कि करंट तो सेम फेज में होगा, तक ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है यहाँ पर कि लाइन वोल्टेज आर क्रॉसपोंडेंस टू द लाइन करेंट, लाइन वोल्टेज लाइन करंट के बराबर होगा, तो ऑप्शन नहीं होगा जो कि रूट थ्री से लैग करता है। फेज करंट एंड लाइन करंट सेम, फेज करंट एंड लाइन करंट नहीं, इवन फेज वोल्टेज एंड करस्पॉन्डेंस फेज करंट। तो ऑप्शन जो कि है कितना 116 का ऑप्शन जो कि सी ऑप्शन कह रहा है सही होगा। फेज वोल्टेज एंड करस्पॉन्डेंस टू द फेज करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में ही निकालते हैं ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब वोल्टेज यहाँ लिए हैं तो इंडक्टेंस से तो करंट लैग करेगा, तो इस तरह से 90 डिग्री लैग कर जाएगा। ई आर का यहाँ पर आर का हो जाएगा, तो एल का यहाँ पर हो जाएगा। तो वोल्टेज फेज वोल्टेज एंड करस्पॉन्डेंस सेंडिंग फेज करंट, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में करस्पॉन्डेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन है जनरेट शो इन द फिगर, फिगर शो किया गया है, फिगर है द फेज वोल्टेज 200 वोल्ट, फेज वोल्टेज कितना दिया गया है? 200 वोल्ट दिया गया है। क्या डेल्टा में है तो फेज वोल्टेज बराबर हो जाएगा लाइन वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है ऑन नो लोड इफ कनेक्शन ऑफ वन ऑफ द फेज इज रिवर्स, मतलब कनेक्शन को एक को रिवर्स कर देंगे तो टोटल रिवर्स हो जाएगा। तो कह रहा है रिवर्स द रिजल्टेंट द वोल्टेज अक्रॉस द मेश विल भी क्या होगा? तो कह रहा है कि पहले फेज वोल्टेज कितना था? 200 था, फेज वोल्टेज कितना था? 200 था, लेकिन एक रिवर्स कर देने से क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है कि जो एक फेज को रिवर्स कर देंगे तो सीधा दुगना हो जाता है। यहाँ पर इफ वन ऑफ द फेज ऑफ द डेल्टा कनेक्शन रिवर्स द रिजल्टेंट वोल्टेज अराउंड द मेश इज इक्वल टू द ट्विस ऑफ द फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज का दुगना हो जाता है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन न्यू न्यू आते रहता है, तो ध्यान देखिएगा। जैसे आर वाई बी है, यहाँ पे आर वाई और बी था, तो यहाँ पर अगर आर बी वाई कर देंगे तो
मान लीजिए वोल्टेज 200 था, तो अब कितना हो जाएगा, 400 वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 400 वोल्टेज हो जाएगा। तो यही ऐसा ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करके गलत कराता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। अगर इस एक फेज को रिवर्स कर देंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन जो कि 17 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 18 भी देखने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें है नहीं है, अगला पेज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कि कह रहा है द स्पीड ऑफ द मोटर इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। स्पीड क्या है, स्पीड बराबर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। दैट क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा तो कौन सा मोटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो कि है डी ऑप्शन शंट मोटर तो सही है, इसमें गलती क्या करने वाली थी। सही है, 18 का सही है, 19 का भी सही। बीच मोटर है वेरिएबल स्पीड, तो वेरिएबल स्पीड कौन देगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सही होना चाहिए। एक ऑप्शन सही है जो कि सीरीज वेरिएबल स्पीड देता है, जो कि ट्रेन में यूज किया जाता है हाई टॉर्किंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा गलती हुआ है स्टूडेंट का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इफ द ट्रांसफार्मर कोर हैज एयर गैप, अगर एयर कोर रखेगा ट्रांसफार्मर में तो क्या होगा, तो रिलक्टेंस बढ़ जाता है। मैग्नेटाइजिंग करंट इज ग्रेटर इंक्रीज, मैग्नेटाइजिंग करंट जो होगा इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज कर जाएगा। देखिएगा यहाँ क्या होता है, यहाँ आई एम होता है और आई डब्लू होता है, इसके बीच का जो कि निकलता है रिजल्टेंट, तो यहाँ आई नोट निकलता है। तो क्या होता है कि जब यहाँ ट्रांसफार्मर कोर का एयर गैप को बढ़ा देंगे, एयर गैप को बढ़ा देंगे यानी इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। इंडक्टेंस बढ़ने से क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ जाएगा। तो यही था क्वेश्चन नंबर कितना है, 20 का। कह रहा था इफ द एयर गैप लेंथ ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज देन द एयर गैप लॉस विल बी इंक्रीज, एयर गैप लॉस इंक्रीज होगा। एंड द फुलफिल दिस इंक्रीमेंट एयर गैप लॉस मोर मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड, मोर मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो क्या होगा, एयर गैप अगर बढ़ जाएगा ट्रांसफार्मर में, जैसे कि कहीं एयर गैप, जैसे कि कॉइल का संख्या कम कर देंगे, ये जो एयर गैप छूट जाएगा यहाँ पे, एयर गैप होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ जाएगा तो लॉस ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे फिर, जो कि बनाने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द स्टेटर ऑफ अल्टरनेटर इज आइडेंटिकली टू दैट ऑफ, क्या है, द स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर आइडेंटिकली टू दैट ऑफ ए स्टेटर ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का जो कि स्टेटर होता है, बाइंडिंग फील्ड बाइंडिंग जिसको बोलते हैं, फील्ड बाइंडिंग जो होता है उसको क्या कहता है, स्टेटर ऑफ अल्टरनेटर इज आइडेंटिकली टू दैट ऑफ, किस तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर जो कि 126 का आंसर जो हो रहा है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। जो कि अल्टरनेटर का क्या होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। तो जैसे कि थ्री फेज होगा तो स्टार में कनेक्टेड होगा या तो डेल्टा में कनेक्टेड होगा। तो क्या होगा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। तो ये सब क्वेश्चन है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रहता है 26 का। 26 का क्या बोल रहा है थ्योरी में, कि इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर एंड रोटर बेसिकली हैव द डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होगा। द स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड स्टेटर टू अल्टरनेटर आइडेंटिकली to that of three phase induction motor. A stator of a and the alternator has the distributed winding, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होता है इसमें। क्या अल्टरनेटर में जो कि होता है, अल्टरनेटर में जो होता है थ्री फेज होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत होता ही है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं।
कि क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अल्टरनेटर क्या है, अल्टरनेटर इज समटाइम्स कॉल्ड, अल्टरनेटर को क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। अल्टरनेटर क्या है, जनरेटर ही है, अल्टरनेटर क्या है, जनरेटर ही है। तो अल्टरनेटर क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर की तरह काम करता है। देखिए थ्योरी 27 का कह रहा है यहाँ पे कि द रोटेटिंग फील्ड इन द अल्टरनेटर मूव एट द सिंक्रोनस स्पीड so that magnetizing locking could take place with the between the stator and rotor. Alternator rotate at the synchronous speed, hence sometimes it is called synchronous generator. अल्टरनेटर को क्या कह सकते हैं सर, अल्टरनेटर को सिंक्रोनस जनरेटर भी कह सकते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर भी कहा जा सकता है। तो 28 का हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 भी बन जाना चाहिए, सिर्फ साइकिल निकालना था। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 भी बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे बताने लायक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि 10 एचपी का मोटर है, स्पीड दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया, स्टेटर स्लॉट्स दिया गया है, कंडक्टर दिया गया है, रोटर स्लॉट्स दिया गया है, एंड 2 कंडक्टर पर स्लॉट्स दिया गया है। एक स्लॉट्स में क्या है, 120 गो रोटर स्लॉट्स है विद 2 गो कंडक्टर, एक कंडक्टर में 2 गो स्लॉट, एक गो स्लॉट्स में 2 गो कंडक्टर है। इफ द फुल लोड एफिशिएंसी इतना दिया गया है, पावर फैक्टर इतना दिया गया है, करंट पर फेज ऑफ द स्टेटर स्टार कनेक्टेड 3 फेज 500 वोल्ट है। तो क्या है, करंट पूछ रहा है कि द करंट पर फेज क्या होगा, करंट निकालने के लिए सिर्फ बोल रहा था इसमें। तो करंट निकालने के लिए कितना हो जाएगा, तो P बराबर देखिए फॉर्मूला सीधा होता है, यहाँ पर लगाते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, वी आई कॉस फाइव होता है। तो पावर रेटिंग कितना दिया गया, 10 एचपी का है, 746 कर देंगे, 746 में 2 जीरो हो जाएगा, तो पावर इतना था। वोल्टेज दिया गया है 500, वोल्टेज कितना है, 500 दिया गया है, और करंट का मान लगभग नहीं दिया गया है, और कॉस फाइव का मान 0.9 है। तो यहाँ से अगर काट के निकालिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये गुना हो जाएगा, भागा में चला जाएगा ना। तो इसको थोड़ा छोटा करके सोल्व करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर काटिएगा तो 74 जो कि है, 74 बटा जो कि हो जाएगा कितना, 5 गुना 0.9, तो 0 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो कितना, 4 दूना 8 और 7 दूना 14, 148/9, 9 दूनी 18, काटेंगे जो कि आएगा 9 एकम 9 कटेगा, 9 एकम 9 कटेगा, 9 5 हो जाएगा, 9 छक 54 के आसपास आ जा रहा है। तो कितना आंसर दे रहा था, जो कि 30 का आंसर कितना है, 130 का 104 एम्पियर आ रहा है। अच्छा, इफिशियंसी को भी गुना करना पड़ रहा है इसमें ना। देखिएगा फार्मूला थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया, यही कि यहाँ पर फार्मूला जो कि हो जाता है, इफिशियंसी बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, आउटपुट अपॉन जो कि होता है इनपुट, इनपुट होता है। तो यहाँ पर इनपुट में क्या हो जाएगा, इनपुट में जो कि हो जाएगा P√3 VI cos फाइव होता है। तो इसमें थोड़ा सा गलत कर दिए एफिशिएंसी निकालने में। इनपुट बराबर क्या होगा, P बराबर P बराबर हो जाएगा VI cos फाइव, यही होगा। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, I निकालना है तो I को ऊपर कर देंगे, और आउटपुट अपॉन जो कि है इनपुट क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू कॉस फाइव इंटू इफिशियंसी हो जाएगा। ये पुट करेंगे तो आंसर 104 आ जाता है। थोड़ा सा गलती कर दिए हैं कि इफिशियंसी दिया गया था, तो इसमें करंट निकालने के लिए अलग मेथड होता है। कंडक्टर ये सब झुट्टों के बेकार को दिया गया था।